बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। जी, तो आप सब रेडी हैं क्लास लेने के लिए? आप सब बुक्स निकाल लें, बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक, और अपने साथ पेंसिल भी पकड़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को कंटेंट्स के बारे में बता दूं, और टेक्स्ट बुक तो सबके पास है ना। आप लोगों ने 8 में जो टेक्स्ट बुक पढ़े थे वही आप लोग अभी 9th में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो कोर्स कंटेंट्स के बारे में आप लोग को बता दूं कि हम मिड टर्म में कितने चैप्टर्स कवर करेंगे और फाइनल टर्म में। अच्छा, आप लोग के टेक्स्ट बुक में फुल जो है वो 9 यूनिट्स हैं, और 3 तो ऑलरेडी से हमने 8 में पढ़े थे। मैं दोबारा थोड़ा रिपीट करवा दूं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी। ये सारे चैप्टर्स आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़े थे, और उसी बुक को हम 9th में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के मिड टर्म में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो ओवरऑल 3 चैप्टर्स हैं। लाइक चैप्टर 4 सेल एंड टिश्यू है, चैप्टर 5 सेल साइकिल है, और चैप्टर 6 एंजाइम है। इसके बाद जो फाइनल टर्म में इंक्लूड है वो चैप्टर 7 है बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन, और चैप्टर 9 है ट्रांसपोर्ट। तो 3 चैप्टर्स हम मिड टर्म में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और 3 चैप्टर्स फाइनल में कवर करेंगे। 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी से हमने क्लास 8 में पढ़े थे, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो है वो है सेल्स एंड टिश्यू। तो आप सब शाबाश बुक पेज 65 निकाल लें, अपने साथ पेंसिल भी पकड़ें, बुक पेज के ऊपर स्टिकी नोट्स भी अटैच करें। आप लोग के लिए जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है? तो आप लोग निकालिए बुक पेज 65, चैप्टर सेल्स एंड टिश्यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करवा दूं कि ये सेल्स एंड टिश्यूज को हम क्यों स्टडी करते हैं। अगर आप लोग अपनी बॉडी को देख लें, या हम यूनिवर्स में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स को देख लें, तो उनकी बॉडी जो है वो बनी है सेल से, ठीक है ना। जिस तरह एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है और उस बिल्डिंग में डिफरेंट मटेरियल्स लगते हैं, उसमें ईंट यूज होते हैं, उसमें सीमेंट यूज होते हैं, तो इस तरह ह्यूमन बॉडी की कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम देख ले, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। यूनिवर्स में तो या प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। लाइक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, मीन्स कि उसकी अपनी बॉडी है। एनिमल की स्टडी को जो है वो जूलॉजी कहते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं सेल के बारे में, तो आप लोग खुद अपने ऊपर जो है वो थिंकिंग करें। तो आप लोग की बॉडी एक्चुअली जो बेसिकली बनी है वो सेल से बनी है। फिर जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो इनसे ऑर्गन्स बनते हैं, जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो इनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। इट्स मीन कि यहाँ पर आप लोग को जो पिक्चर दिखाया है एनिमल का, इनका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो सेल है। तो अब सपोज अगर सेल ना होता तो इट्स मीन कि पूरी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती वो डेवलप ना होती, इवन कि हम भी एग्जिस्ट ना करते अगर सेल ना होता। आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई ईंट ना हो तो आप लोग एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो इधर जो है इसका बेसिक बनाता है वो सेल बनाता है। लाइक आप लोग प्लांट्स को देख ले, तो प्लांट में सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो इनसे ऑर्गन बनता है। लाइक अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ जो है ये एक ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है ना, ठीक है। जिस तरह हार्ट, ह्यूमन बॉडी में हार्ट ऑर्गन है, आईज ऑर्गन है, एयर्स ऑर्गन है, तो इसी तरह जो है वो प्लांट में लीफ ऑर्गन है। इसके अलावा इनके स्टेम है, इनकी रूट है, तो ये सारे जो है ये बने हैं सेल से। अच्छा, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने के बाद अगर मैं आप लोग को बता दूं कि सेल की स्टडी जरूरी है या नहीं, ऑब्वियसली सेल की स्टडी बहुत जरूरी है, हमने इस चैप्टर में समझना है
कि सेल जो है वो कैसे बना है, हाउ दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, किस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है, किस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। आप लोग को मैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं कि सेल कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होके जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट है, लाइक हार्ट है, स्टमक है, लाइक आइस है, एयर्स है, इसी तरह और भी बहुत ज्यादा ऑर्गन्स है। तो ये जो है ये बने हैं सेल से। लाइक आप लोग का हैंड है, आप लोग हैंड से कोई भी चीज उठाते हैं तो बेसिकली ये जो बना है तो ये सेल से बना है। इसके अलावा जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट कंबाइन होते हैं लाइक हार्ट, स्टमक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जब सारे कंबाइन होते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इट्स मीन कि इंसान की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे बना है, बेसिकली ये सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से कंबाइंड ही बना है। तो इस चैप्टर में हम सेल को स्टडी करेंगे। अच्छा, अगर हम सेल के बेस पे डिवीजन कर ले तो हमारे साथ यूनिवर्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक हमारे साथ यूनिसेलुलर है और एक मल्टी सेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल पे कंसिस्ट हो। लाइक यूनि से आप लोग को बिल्कुल क्लियर जो है वो लग रहा है कि यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब कंसिस्ट ऑफ वन सेल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल, तो इसमें वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया और वायरस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये सिंगल सेल पे कंसिस्ट है। तो इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम यूनिसेलुलर कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी मीन मेनी। ठीक है, आप लोग अपने साथ साथ नोट कर ले, आप लोग का बुक पेज 65 पे बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ है। मल्टी का मतलब मेनी, ठीक है, और सेलुलर का मतलब जो है वो सेल है। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कंसिस्ट है मोर देन वन सेल्स। How many cells? More than one cell. Uni used for one cell and multi used for more than one cell. अच्छा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो मेनी सेल्स पे कंसिस्ट है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, आप लोग खुद अपनी एग्जांपल ले ले, आप लोग मल्टी सेलुलर है। तो कुछ यूनिवर्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर है, बिल्कुल सिंपल है, और कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक अगर हम बात करें तो वायरस और मतलब वायरस को खुद अपने साथ कंपेयर कर ले तो वायरस की बॉडी तो बिल्कुल सिंपल है, हमारी तरह ना उनका डाइजेशन है, ना उनका न्यूट्रिशन है, ना हमारी तरह वो सांस लेते हैं, ना वो हमारी तरह चलते हैं। इट्स मीन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स में है? ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिंपल होते हैं। अच्छा, अब अगर हम स्टडी की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम इजीली स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के साथ में किसी स्टूडेंट को जो है वो खड़ा करवा दूं, या इसके अलावा किसी भी एनिमल को आप लोग के सामने खड़ा करवा दो, तो आप लोग सिंपल कह देंगे कि कलर ये है, इसकी एयर का शेप ये है, इसकी आइज का कलर इस तरह है, इसकी बॉडी का कलर इस तरह है। आप लोग मुझे सिंपली स्टडी करके बता देंगे। लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूँ कि आप लोग किसी भी वायरस को स्टडी करें तो आप लोग माइक्रोस्कोप के बगैर स्टडी कर पाओगे? माइक्रोस्कोप के बगैर वायरस आप लोग स्टडी कर सकते हैं? इवन कि हम तो वायरस को देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। हम वायरस को नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते जिस तरह हम ह्यूमन को देखते हैं। तो ह्यूमन की स्टडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमारे लिए इजी है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मार्फोलॉजी जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं और एनाटॉमी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। तो मार्फोलॉजी तो हमारे लिए इजी है। सपोज मैं आप लोग को हाथ में लीफ दे दूं और आप लोग को कहूँ कि स्टडी करे, तो आप लोग मार्फोलॉजी तो इजीली स्टडी कर लोगे। आप लोग जल्दी से कहोगे कि मैडम इसका कलर ग्रीन है, इसका जो शेप है वो पॉइंटेड है। लेकिन अगर मैं आप लोग को कहूँ कि इसका जो मुझे इंटरनल स्टडी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर आप लोग एनाटॉमी के साइड पे जाओगे, ठीक है। तो एनाटॉमी में फिर आप लोग क्या स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। लाइक आप लोग स्टडी करते हैं कि ये जो है ये कैसे बना है, इसमें एपिडर्मिस है, इसमें जो है वो जाइलम फ्लोएम है। तो वो जाइलम फ्लोएम तो आप लोग को ऐसे नेकेड आई से नजर नहीं आता, तो आप लोग फिर उनको क्या करेंगे, इंटरनली स्टडी करेंगे। तो अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमारे साथ जो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी स्टडी जरूरी है। आजकल कोरोना की डिजीज बहुत ज्यादा
जो है वो स्प्रेड हो गई है, ठीक है ना। इसकी वजह से तो हम इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से तो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो आप लोग खुद सोचे, एक माइन्यूट वायरस, एक छोटा वायरस जो है वो कितना मतलब डिजास्ट्रस इफेक्ट काज कर रहा है, कितना सेवियर हो गया है। तो उनकी स्टडी हम कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी ज़रूरी है, यूनी और सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें ये बताता है कि हाउ दे काज डिजीज, हाउ दे एक्ट, ठीक है। और उस स्टडी के बाद ही हम कोई वैक्सीन्स बनाते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है वो हम माइक्रोस्कोप से करते हैं। तो चलिए 4.1 टॉपिक पे आ जाते हैं, और वो आप लोग का जो है ये तो अब पहले मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रही थी। 4.1 पे आप लोग का जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। अच्छा, आप लोग पेंसिल उठाए और इनके ऊपर लिखे माइक्रोस्कोपी जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से। माइक्रो का मतलब स्मॉल, माइक्रो हम हमेशा स्मॉल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइक हम 2 फिनोमेना स्टडी करते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब लार्ज एंड माइक्रो का मतलब स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड स्कोपी का मतलब है स्टडी। माइक्रोस्कोपी मीन, माइक्रो मीन स्मॉल, ऑब्वियसली स्मॉल ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को। अच्छा, क्लास 8 की स्टूडेंट मुझसे क्लास में बार बार पूछती थी कि मैडम ये फिनोमेना क्या है, तो आज मैं क्लियर आप लोग को करवा दूं। अभी देख ले, इधर माइक्रोस्कोपी का फिनोमेना आ रहा है। फिनोमेना का मतलब प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना हो रहा है, मीन की प्रोसेस हो रहा है। आप लोग सपोज किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे मटेरियल एक स्टेज से पास होकर दूसरी स्टेज में जाते हैं, फिर तीसरी स्टेज में, तो इस तरह जो है प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपी जो है ये क्या है? दिस इज अ फिनोमेना, और वी कैन से दैट दिस इज अ प्रोसेस। अच्छा, माइक्रोस्कोपी में हम क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं? इक्विपमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। लेबोरेटरी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं तो उसको इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो इक्विपमेंट जो है, माइक्रोस्कोप को भी हम इक्विपमेंट कहते हैं, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। और माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है? फॉर द स्टडी ऑफ which one organism? For the study of human beings or for the study of virus? G, for the study of virus, ठीक है। ये यूज होता है for the study of virus but not reserved to the virus. It is also used for the study of bacteria, other microorganism like fungi. Some fungi are also microscopic, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो माइक्रोस्कोप, सिंपल हम कहेंगे, हम जस्ट वायरस का वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ वायरस तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी के लिए यूज करते हैं। लाइक यीस्ट की अगर हम बात करें तो उसकी स्टडी के लिए भी हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, और इस फिनोमिना को माइक्रोस्कोप भी कहते हैं जी। तो अब आगे जाते हैं। माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ज़ेगेरियस जेनसन ने, ठीक है। बिलोंग करता था हॉलैंड से, ये साइंटिस्ट था, वेस्टर्न साइंटिस्ट था, बिलोंग करता था हॉलैंड से, और जिस ईयर में दिया था वो 1595। बार बार बता रही हूँ, सेकंड पैराग्राफ है और 65 पेज है। अच्छा, ये माइक्रोस्कोप जो था ये काफी सिंपल था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर माइक्रोस्कोप था। आप लोग के जहन में यही क्वेश्चन से राइज होंगे कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमने क्या स्टडी करना है? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करना है। क्यों स्टडी करना है? ठीक है, आजकल जो डिजीज कास हो रही है तो हमने पता लगाना है ना कि ये जो एनिमीज है, ये हमने जो डिजीज कास कर रहे हैं, इनका कैसे शेप है, ये कैसे बना है। जाहिरी बात है आप लोग एनिमी को तब किल करेंगे जब आप लोग को उनकी कमजोरी का पता चलेगा, ठीक है। तो इधर वायरस को हम तब किल करेंगे जब हमें उसके स्ट्रक्चर का पता चलेगा। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की जरूरत इसलिए पेश आई। यहाँ पर हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप ज़ेगेरियस जेनसन ने दिया था ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें लेंसेज लगे होते हैं। अच्छा, लेंसेज क्या है? अब सपोज मैं जो है अपनी आई का एग्जांपल ले लूँ तो हमारी आंख में भी लेंस है, और हमारी आंख में जो लेंस है वो बिल्कुल नेचुरल है, कन्वेक्स लेंस लगा है। ये जो हम देखते हैं, व्यूज देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं, ये अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, ये स्लाइड्स देख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू योर लेंस, ठीक है। ये आप लोग की आंख में जो लेंस लगा है उसकी वजह से, क्योंकि आप लोग की आंख का जो लेंस है ये लाइट को फोकस करती है आप लोग की आंख की पोर्शन रेटिना पे, फिर रेटिना ब्रेन तक मैसेज भिजवाता है और फिर उसके रिस्पॉन्स में आप लोग को इमेज दिखाई देता है।
तो ज़ेगेरियस के जो माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा है, ठीक है, ये भी सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, मैग्निफिकेशन पावर को मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में फुल एक्सप्लेन करूंगी, अभी आप लोग ये आइडिया गेन कर ले कि मैग्निफिकेशन का मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से बड़ा देखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उनका साइज जो है वो 1 mm है और आप लोग उसको 10 mm तक देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब टू सी द ऑब्जेक्ट लार्ज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा करके देखना। इनका जो माइक्रोस्कोप था, इनका मैग्निफिकेशन पावर 3 टाइम्स था या 9 टाइम्स था, यानी ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो 3 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा या 9 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। तो ये तो ज़ेगेरियस की जो थी वो डिस्कवरी थी। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड साइंटिस्ट पे। सेकंड साइंटिस्ट का जो नाम था वो था एंटन वैन लीeuwenhoek, ठीक है, और उसने जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी दी थी, आप लोग की बुक में ईयर भी मेंशन है 1632 टू 1723, इट्स मीन कि काफी पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी बहुत पहले स्टार्ट हुई है। आजकल तो इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप आए हैं कि मतलब छोटी माइन्यूट चीजों को जो है वो हम देख सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। आजकल डिस्कवरी हो रही है और भी शायद अब ऐसा माइक्रोस्कोप भी आ जाए कि इसमें हम ऐसी चीजें भी देखें जो बिल्कुल उसको देखना पॉसिबल ना हो। तो डिस्कवरी हो रही है, अब भी हो रही है। इसके ये जो था ये डच साइंटिस्ट था, मीन के ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है DUTH, इट्स मीन ब्रिटिश साइंटिस्ट। made a much better microscope and observe small organisms under it। उसने जो था मतलब आप लोग खुद सोचिए, जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता से जब एज जो है वो मतलब पास हो रही है या हम आगे जा रही है, तो हमारे लिए फैसिलिटीज बढ़ रही है ना। मतलब पहले जमाने में लोग कपड़े कैसे धोते थे, किसी भी दरिया के किनारे बैठते थे और उस मतलब कोई भी वो बड़ा सा स्टिक यूज करके और इस तरह कुछ मटेरियल यूज करके धोते थे। आजकल क्या है, आजकल एक में दो, दूसरे में ट्राई करो, ठीक है, इतनी फैसिलिटीज आ गई है। तो इट्स मीन कि आहिस्ता आहिस्ता से जब वक्त गुजर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि हमारे साथ भी अच्छी अच्छी चीजें डेवलप हो रही है। तो जो एंटन वैन लीeuwenhoek था, तो मीन के ये उसके बाद आया था, तो उसका जो माइक्रोस्कोप था मच बेटर, ठीक है, मच बेटर था एज कम्पेयर टू ज़ेगेरियस जेन्सन माइक्रोस्कोप। बेटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मतलब पैसेज ऑफ टाइम मतलब बाद में आया है। जिस तरह पहले जमाने में मतलब चीजें एक तरह की हुआ करती थी और अब जो है वो हमारे लिए काफी फैसिलिटीज है। आप लोग जो है वो अपने दादा दादी से पूछ ले पहले जमाने में क्या हुआ करता था और आजकल क्या है। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है वो क्या है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो 250 टाइम्स थी। अगर आप लोग प्रीवियस माइक्रोस्कोप से इसको कंपेयर कर लेना तो उनकी 3 टाइम्स थी। इट्स मीन मच बेटर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये जो थी ये 250 टाइम्स थी। यहाँ पे जो एक्स यूज हुआ है ये टाइम्स के लिए, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर दूं, यहाँ पे जो एक्स यूज हुआ है टाइम के लिए, ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को 250 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। जी, तो आप लोग मुझे आंसर कर दे कि 250 टाइम्स जो है इसमें हमें क्लियर इमेज दिखाई देगा या 3 टाइम्स में। जी, 250 टाइम्स में जो है वो हमें इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। सपोज मैं एग्जांपल ले लूँ वायरस के, उसको मैं ज़ेगेरियस जेन्सन के माइक्रोस्कोप के अंदर रखूँ और एंटन वैन लीeuwenhoek की, तो किसका इमेज क्लियर होगा, बड़ा होगा, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होगी। अच्छा, अब जो एंटन वैन लीeuwenhoek था उसने माइक्रोस्कोप के अंदर फर्स्ट क्या स्टडी किया था, बैक्टीरिया को स्टडी किया था। आप लोग को अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए किसी ऐसी बैक्टीरिया को ढूंढ के ले आए जिसको मैं नेकेड आई से देख सकती हूँ, तो ये पॉसिबल है? चलिए आप स्टूडेंट्स मुझे बता दें, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है? एग्जैक्टली बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप लोग जो है वो क्या है कि बैक्टीरिया को हम नेकेड आई, इट्स मीन कि आमने सामने नहीं देख सकते, इसको हम ओनली देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट जो इन लोगों ने स्टडी किया था वो बैक्टीरिया को स्टडी किया था, ठीक है। इसके बाद चले अब पिक्चर देख लेते हैं कि इनके माइक्रोस्कोप का पिक्चर कैसे है। यहाँ स्लाइड में भी आप लोग को दिखाई दे रहा है और बुक की तरफ भी आप लोग देख सकते हैं, 65 पेज पे है। इसमें लेंस लगा है, ठीक है। माइक्रोस्कोप में तो लेंस मस्ट होगा क्योंकि ये लाइट रेस को फोकस करती है स्पेसिमन पे। अच्छा, स्पेसिमन में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है,
स्पेसिमेन क्या चीज है? स्पेसिमेन वो चीज है जिसको हम देखते हैं। सपोज हमने ड्रॉप ऑफ वाटर में कोई चीज देखनी है, या सपोज हमने सॉइल में कोई चीज देखना है, तो वो हमारा क्या है? स्पेसिमेन। इट्स मीन द ऑब्जेक्ट विच वी सी। ये वो ऑब्जेक्ट है या वो चीज है जिसको हम देखते हैं, इसको स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने बैक्टीरिया को देखना है तो आप लोग का स्पेसिमेन बैक्टीरिया है। अगर आप लोगों ने वायरस को देखना है तो वायरस है। यीस्ट को देखना है तो यीस्ट है। डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या देखना है। इसके बाद ये जो सैंपल होल्डर लगा है, ठीक है, स्लाइड में लेबलिंग नहीं हुई है, आप लोग इनको बुक से देख सकते हैं। सैंपल होल्डर लगा है। सैंपल होल्डर का मतलब ये है कि इसके जरिए हम किसी भी स्पेसिमन को जो है वो होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, मतलब अपनी जगह पे उसको बिल्कुल मजबूत रखते हैं। सैंपल होल्डर जो है, सैंपल का मतलब जो चीज हमने देखना है, सैंपल स्पेसिमन दोनों एक ही चीज है। और होल्डर का मतलब पकड़ना। आप लोग जब कोई चीज को देखते हैं या कोई भी चीज किसी सतह पे रखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए कोई होल्डर तो होता है ना, अदरवाइज वो तो गिर जाएगा अगर होल्डर ना हो। तो ये यहाँ पे जो है ये है सैंपल होल्डर। इसके अलावा फोकस नोब है। फोकस नोब का क्या काम है? फोकस नोब का काम ये है कि ये लाइट रेस को या तो ऑब्जेक्ट के करीब करेंगी या दूर करेंगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा क्लियर देखना है तो ये फोकस नोब जो है ये इसको इनकी करीब कर देंगे, और अगर हमने इसको दूर जो है वो देखना है तो ये फोकस नोब इनको क्या करेंगी? उनको दूर करेंगी। सपोज मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं आप लोग को। आप लोग जब किसी चीज को करीब से देखते हैं तो आप लोग खुद जो है वो उस चीज के करीब जाते हैं, इस तरह होता है ना। सपोज आप लोग की मतलब आप लोग के माइंड में हो कि इस चीज को हमने बिल्कुल क्लोजली देखना है तो आप लोग उनके करीब जाते हैं। जब आप लोगों ने क्लोजली नहीं देखना होता तो आप लोग दूर से देखते हैं। तो यही फोकस नोब का काम भी यही है कि जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब से देखते हैं तो फिर क्या होता है? फोकस नोब मतलब दिस इज मूवेबल, ठीक है, दिस इज नॉट स्टेशनरी, दिस इज मूवेबल। इसको आप लोग मूवमेंट दे सकते हैं, ये इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप आजकल जो डिस्कवरी हुई है वो मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें जो डिस्कवरी हुई है वो उसमें काफी जो है वो चीजें ऐड हुई है। ये तो बस स्टार्ट में बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप था। इधर मैंने आप लोग के लिए फंक्शन लिख के आप लोग स्टिकी नोट्स पे इसको नोट कर ले, क्योंकि आप लोग की बुक में नहीं है। ये फोकस नोब जो है ये क्या करता है? यूज टू मूव द ऑब्जेक्टिव लेंसेज। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया, तो उस लेंसेज को या तो स्पेसिमन यानी ऑब्जेक्ट को करीब ऑब्जेक्ट से करीब करेंगे और या उनसे दूर करेंगे। अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्लोजली देखना है तो फोकस नोब लेंसेज को उसके करीब कर देगा, और अगर हमने दूर देखना हो तो फोकस लेंस को हम क्या करेंगे? उनसे दूर करेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेज 66 पे है, ठीक है ना। आप लोग शाबाश निकाले पेज 66। पेज 66 पे आप लोग का जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। तो अब हम स्टार्ट लेंगे कि मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। मैग्निफिकेशन जो है ये वो फिनोमेना है, ये वो प्रोसेस है, बार बार कह रही हूँ कंफ्यूज ना हो, फिनोमेना प्रोसेस बोथ आर द सेम थिंग। मैग्निफिकेशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब से देखते हैं, उनकी ओरिजिनल साइज से बड़ा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक पिक्चर ऐड किया है, लेडी बग आप लोग को दिखाया है, दूसरी साइड पे मॉस्कीटो है। तो जब आप लोग ये मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं तो आप लोग उसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से बड़ा देखते हैं, तो ये मैग्निफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन जो है ये वो प्रोसेस है या ये किसी भी माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी टू ऑब्जेक्ट को मतलब सेपरेटली देखते हैं। रिजोल्यूशन की मैं सिंपल एग्जांपल ये दूंगी कि आप लोग क्लास में बैठे हैं, आप लोग की आंख की एक ही जगह पे फोकस हो रही है, आप लोग जो है वो बोर्ड को देख रही है, ठीक है, तो आप लोग की आंखें एक जगह पे फोकस हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोग की बोर्ड पे जो राइटिंग है ABCDEFG ऑन एटसेट्रा, तो ये सारे क्या होते हैं? ये आप लोग को डिफरेंट दिखाई देते हैं। इस तरह तो नहीं है ना कि आप लोग को टीचर की सारी राइटिंग जो है वो A दिखाई दे, या सारी B दिखाई दे, या सारी कंजेस्टेड दिखाई दे, एक दूसरे के अंदर जो है वो कंजेस्टेड वर्ड्स, इस तरह नहीं होता। आप लोग को हर एक वर्ड बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। तो ये जो अलग दिखाई देता है 2 पॉइंट्स जो है, इसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। ये जनरल आइडिया मैंने दे दिया, इसके बाद मैं फुल एक्सप्लेन करवाऊंगी। मैग्निफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा देखते हैं।
इसके अलावा रिजोल्यूशन जो है ये वो फिनोमेना है जिसमें हम जो है वो देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से सेपरेटली देखते हैं। यहाँ पर दूसरी स्लाइड में मैं आप लोग को अगेन मैग्निफिकेशन का दिखा रही हूँ। मैग्निफिकेशन जो है वो इधर आप लोग अगर सिंपल किसी भी जो है वो लॉन में देख ली, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को लेडी बग्स नजर आएंगे। इसके अलावा और भी इंसेक्ट्स नजर आएंगे, सिर्फ लेडी बग्स तो नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो कंसंट्रेशन है वो लेडी बग पे है, तो आप लोग को वो दिखाई देंगे, लेकिन उसका जो साइज होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप लोग मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़ोगे उसके ऊपर तो आप लोग को बड़ा दिखाई देगा, जिस तरह आप लोग ये देख सकते हैं। ये पिक्चर देख ले, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। इसमें आप लोग के लिए जो ओरिजिनल साइज है उससे जो है वो मैग्नीफाई किया है। हम सिंपल कहते हैं कि लेडीबग अपने ओरिजिनल साइज से मैग्नीफाई हुआ है। मैग्नीफाई का मतलब कि इनका साइज जो है वो बड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज मैं करूँ कि लेडीबग का साइज 1 सेंटीमीटर है, तो जब हम मैग्नीफाइंग लेंस से जो है वो देखेंगे, डिपेंड करता है कि कितना इनका मैग्निफिकेशन पावर है, तो ये हमें 10 सेंटीमीटर भी जो है वो हम देख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड एग्जांपल है मैग्निफिकेशन का। आप लोग को राइटिंग दिखाई है, ठीक है, इस साइड पे और इस साइड पे जो राइटिंग है वो आप लोग को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। मतलब दिखाई देंगी, लेकिन इस कंपेयर टू मैग्नीफाइंग लेंस वाली राइटिंग के आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देंगी। तो इधर जो है जब हमने मैग्नीफाइंग लेंस को पकड़ लिया तो आप लोग देख सकते हैं कि एप्पल्स पर ये पेयर भी दिखाया है, ठीक है। ये कितना मतलब मैग्नीफाई हुआ है, तो इट्स मीन कि जब हम किसी भी लेंस को यूज करते हैं तो इसके जरिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा देख सकते हैं। अच्छा, अब हम मैग्निफिकेशन क्यों करते हैं? मैग्निफिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए स्टडी में आसानी हो जाए, ठीक है ना। सपोज आप लोग की घर में अगर दादा हो, दादी हो और वो कोई चीज को क्लियरली नहीं देख सकते तो वो स्पेक्टिकल यूज करते हैं ना, सिंपल ये ग्लासेस यूज करते हैं ना। तो ये ग्लासेस क्यों यूज करते हैं कि मतलब उनको हर एक चीज क्लियर दिखाई दे, विजन में प्रॉब्लम होता है ना। तो मैग्निफिकेशन भी यही है कि हम किसी भी चीज को आसानी से स्टडी करें। इसके बाद अगर हम रिजोल्यूशन को देख ले तो रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। रिजोल्यूशन में क्या करते हैं कि रिजोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें, आप लोग की बुक में भी है, इधर मैं एक्सप्लेन कर दूं स्लाइड में। The resolution of an optical microscope is defined as the shortest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished by the observer or camera system as separate entities. अगर हम अपनी आंख का रिजोल्यूशन पावर देख ले तो हमारी आंख का नेचुरली जो रिजोल्यूशन पावर है वो 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, ये नेचुरली है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप का देख ले तो आंख से कहीं ज्यादा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो एक आर्टिफिशियल चीज है, वो तो साइंटिस्ट खुद डिसाइड करेंगे कि इसका रिजोल्यूशन पावर हमने कितना रखना है, ठीक है। और आंख तो नेचुरल चीज है, अल्लाह ताला ने ही इतना इसका रिजोल्यूशन पावर रखा है 0.1 मिलीमीटर। इट्स मीन कि हम किसी भी पॉइंट को 0.1 मिलीमीटर जो है वो क्लियर यानी सेपरेटली देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को रिजोल्यूशन का एक क्लियर एग्जांपल दूंगी। आप लोग एप्पल को देख लें तो दो एप्पल आप लोग को दिखाए गए हैं, ठीक है। एक में जो है वो रिजोल्यूशन पावर उसकी कम है और दूसरे में रिजोल्यूशन पावर जो है वो ज्यादा है। जिसका रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है उनके पॉइंट्स जो है वो काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, और जिसका कम है तो वो पॉइंट्स क्लियर दिखाई नहीं दे रहे आप लोग को। सिंपल एक दूसरे एग्जांपल आप लोग को दे दूं। आप लोग सपोज क्लास में बैठे हैं और आप लोग के पीछे डिफरेंट चार्ट्स लगे हैं डिफरेंट कलर्स की, उसमें डिफरेंट राइटिंग हुई है, डिफरेंट इमेजेस उसमें बने हैं। आप लोग की आंख एक ही जगह पे फोकस हो रही है, लेकिन आप लोग डिफरेंट चार्ट्स को डिफरेंट उससे देखते हैं। सपोज स्केलेटन का जो है वो डायग्राम है तो आप लोग स्केलेटन को अलग देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग देखते हैं। तो ये भी क्या है, मतलब रिजोल्यूशन में जो है वो हम देखते हैं कि 2 पॉइंट्स को हमने कैसे सेपरेट देखना है। अगर आप लोग की आंख का रिजोल्यूशन पावर 0 हो तो आप लोग बिल्कुल पॉइंट्स को सेपरेट नहीं देख सकते, आप लोग 2 पॉइंट्स को बिल्कुल एक ही पॉइंट देखोगे, ठीक है। तो हर एक माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर भी होता है और मैग्निफिकेशन पावर भी। इसके अलावा मैग्निफिकेशन का एक और एग्जांपल दे दूं तो इस साइड में आप लोग को दिखाई गई है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आप लोग अगर ब्लड को देख ले तो आप लोगों ने ब्लड में कभी इस तरह के शेप्स देखे हैं? आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व की है कि मतलब नेकेड आई की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं। ये ब्लड के अंदर इस तरह के सेल्स होते हैं, डिस्क की तरह सेल्स होते हैं, ठीक है, और इसको हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। अब
ब्लड सेल की स्टडी हम क्यों करते हैं कि हमें पता चले कि इनका लाइफ स्पेन कितना है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कब इसकी डेथ होती है, कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ये हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। दूसरी साइड में आप लोग को सेल दिखाया है, ठीक है, एनिमल सेल दिखाया है, तो एनिमल सेल को भी जब हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो आप लोग को इस तरह का जो है वो क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। लास्ट में आप लोग को मैं ये करवा दूं कि माइक्रोस्कोप का जो मैकेनिज्म है वो आंख के मैकेनिज्म पे काम करता है। आंख के मैकेनिज्म पे कैसे काम करता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट से हमेशा 2 रेज आएंगे। पहले ये रेज जो है ये हमारे आंख के अंदर जो कन्वेक्स लेंस है उसको क्रॉस करेंगे। कन्वेक्स लेंस को क्रॉस करने के बाद ये रेटिना पे फोकस होंगे और रेटिना पे फोकसिंग के बाद जो है ये ब्रेन तक मैसेज जाएंगे और हमें इमेज दिखाई देगा। इसी तरह माइक्रोस्कोप में भी लेंस लगे होते हैं, जिस तरह हमारी आंख में नेचुरल लेंस है तो माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगा है तो वो भी क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेज आते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसको आंख तक भिजवाते हैं, फिर आंख से जो है वो मैसेजेस ब्रेन तक जाते हैं और इस रिजल्ट हमें कोई भी इमेज जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अपना होमवर्क भी नोट कर ले अपने साथ, ठीक है। आप लोगों ने होमवर्क में क्या करना है कि फर्स्ट तो आप लोगों ने ये माइक्रोस्कोप की जो हिस्ट्री है ना ये आप लोगों ने लर्न करनी है। नोट्स की फिक्र ना करें, आप लोग बुक से लर्निंग करें, ठीक है। बुक से फिलहाल बुक से लर्निंग करें, फिर जब हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उनसे करोगे। यहाँ पर आप लोग जो है वो इनकी हिस्ट्री को जो है वो पढ़ ले, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है तो अपने साथ नोट कर ले, फिर कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से पूछूंगी, फिर आप लोग मुझे बताओगे। अच्छा, किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली हैंड रेज कर लें। द हाउस इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। जी जी, हेलो। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। और होमवर्क की तो समझ आ गई ना? जी जी, होमवर्क में क्या क्या है, क्या क्या है? अच्छा, होमवर्क में आप लोग जो है ये हिस्ट्री नहीं है 65 पेज पे 2 साइंटिस्ट की जो हिस्ट्री है ये आप लोग लर्न कर ले, ठीक है, कि कौन से ईयर में दिया था, कब दिया था। जी यस। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन? जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप लोग क्वेश्चन करें। किसी का क्वेश्चन है कोई? माइक्रोस्कोपी में, मैग्निफिकेशन में, रिजोल्यूशन में, एग्जाम्पल में? मुझे आवाज आ रही है, आप लोग क्वेश्चन करें जी। आई थिंक म्यूट है सबका, क्योंकि मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। बस कर दे, अब वैसे भी लाज। जी, आप लोग प्लीज पूछ ले, ठीक है। आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक में तो आप पूछ ले। मैडम जी जी, मैम ये मैडम कौन सा चैप्टर है मैम? आप लोग जी जी पूछे। ये कौन सा चैप्टर है मैम? अच्छा, माइक्रोस्कोप से हो आप जो है आप क्या है? खबर मैं फर्स्ट आंसर कर दूं। ये जो पूछ रही है कि ये कौन सा 100 चैप्टर है? पार्टिसिपेंट्स से हमने अभी मैडम माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप यू मीन? अच्छा, सबर मैं एक का आंसर कर दूं। माइक्रो मीन मैडम माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप यू मीन? अच्छा, माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन स्टडी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन स्टडी। एक का आंसर कर दूं तो फिर दूसरे करें। एक का, अच्छा, एक का जो है माइक्रो का मतलब स्मॉल है और स्कोपी का मतलब स्टडी है। इसका वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये वो फिनोमेना है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोपी मीन स्टडी। दोबारा ऑन करें। होमवर्क मैडम। अच्छा मैम कुछ भी समझ नहीं आया, तब से 100 पार्टिसिपेंट सही से वक्त को लाया मैं तो है। अभी आया हूँ मैडम, 5 मिनट हुए। अच्छा, बंद कर। अच्छा, पहले तो मेरी ये बात सुनिए कि आप लोग जो है क्लास के ऐसे पाबंद होगी जिस तरह स्कूल में थे। आप लोग लेट आते हैं,
तो इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि आप लोग का होमवर्क मैंने बार बार बता दिया। अब जब आप लोग उठते हैं फिर बैठते हैं, उठते हैं फिर बैठते हैं, तब तो आप लोग को समझ नहीं आएगी ना। आप लोग सीरियस हो जाओ तो हर एक चीज सीखोगे। कोई अभी आया है, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हो, ठीक है, खुद को वक्त का पाबंद कर दे तो आप लोग खुद ही सब कुछ जो है वो सीखोगे। होमवर्क मैंने आप लोग को हिस्ट्री दिया है माइक्रोस्कोप का, ठीक है। माइक्रोस्कोप की हिस्ट्री में आप लोगों ने लर्न करना है साइंटिस्ट को, और इसके साथ साथ आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को भी स्टडी करना है, ठीक है, कि ये माइक्रोस्कोप जो है कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, किसका अच्छा है, किसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा है। ऑन कर दो जी। Excuse me, ma'am. जी जी Madam, microscope 100 से ज्यादा नहीं आते मैडम, पार्टिसिपेंट से ऑन नहीं हो रहा। 100 से ज्यादा लोग नहीं आते मैडम। जी जी। 100 पार्टिसिपेंट से, इसलिए अभी को ना कि ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, जो मैग्निफिकेशन का 100 से क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आते। जो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्वेश्चन करने दे बेटा। पूछे मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? हम लोग अभी आए और तब से 100 पार्टिसिपेंट से कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितनी different types से होती है? मैंने शुरू से समझाया, कुछ भी समझ नहीं आया मैडम। कितनी different types से होती है magnification? अच्छा, एक आंसर। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, हमसे क्लास भी जाए हो। अब जरा इसका वो म्यूट कर दे, एक आंसर कर दो। मैडम 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट क्यों नहीं आते? हम तो ऐड भी नहीं हो रहे थे। पता नहीं मैडम, ऐड ही नहीं। सबर बेटा, मैं आपका मसला सॉल्व कर दूं, पहले ये आंसर कर दूं। मैग्निफिकेशन जो है वो हम हार्ड डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर सपोज टू ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो, हद से ज्यादा करीब हो, तो उसको हमने कैसे डिफरेंट देखना है। आप लोग की आंखें एक जगह पे फोकस हो रही है, लेकिन आप लोग फिर भी हर एक चीज को अलग अलग देखते हैं। ये तो नहीं कि बस सारे चार्ट्स को आप लोग एक ही चार्ट देखते हैं, या आप लोग सिंपल कहो कि आप लोग की टीचर ने आप लोग के लिए बोर्ड पे कुछ राइट किया हो तो वो सारे वर्ड्स आप लोग एक ही वर्ड में देखते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आप लोग डिफरेंट देखते हैं।